बहुत बहुत धन्यवाद रवि साई जी। और सुबह सुबह इस मिराकल मॉर्निंग में सभी साथियों को नमस्ते और जय आरसीएम। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम सभी साथियों को जो आज इस प्रोग्राम में भागीदार है। और मैं नमन करता हूँ जितेंद्र शर्मा जी, योगा शिक्षक को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला और बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इस कार्यक्रम का, ये जो सुबह सुबह कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम का लाभ मैं भी लूं। मुझे मालूम नहीं था कि ये इस तरह से ये कार्यक्रम होता है, और जानकारी मिली तो निश्चित रूप से मैं भी कोशिश करूंगा इस कार्यक्रम में आने का, और कोशिश करूंगा अपने टीम के लोगों को जानकारी दूंगा कि इस कार्यक्रम का हर आदमी को लाभ मिले। हर आदमी की यही सोच होती है, सपना होती है कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और उनके पास में पैसे की कमी नहीं। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का लाभ लेंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम गोपाल चौधरी है। मैं मधुबनी बिहार का रहने वाला हूँ। एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरी हकीकत यही है कि मेरे पिताजी के पास में करीब करीब 10 बीघा जमीन था, 10 बीघा जमीन था, और शान से जिंदगी चलती थी। मैं भाई में अकेला था। माता पिताजी जब तक थे, जिंदगी में अभाव क्या होता है यह कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। और जब मेरे जिंदगी में कोई अभाव नहीं था तो मैं पढ़ लिख के कुछ करूं, इसके पीछे मेरे पास में कोई कारण नहीं था। जिंदगी शान से चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ाई में मन नहीं लगा, बहुत ज्यादा मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद एक बात का पता चला कि पैसे की जरूरत है। और मैं बार बार अपने माता पिता से पैसे का डिमांड करता था। कुछ दिन के बाद डिमांड करना अच्छा नहीं लगा। जैसे डिमांड करना अच्छा नहीं लगा तो मन में एक विचार आया कि बार बार मैं अपने माता पिता से पैसा मांगता हूँ, क्यों ना एक ही बार पैसा मांग लूं। और उसके बाद दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं दुकान खोलूंगा, और रेडीमेड कपड़ा का दुकान खोला। 85 ईस्वी में 45,000 रुपया लगा करके एक रेडीमेड कपड़े की दुकान खोला, और वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई। मुझे भी उम्मीद था कि यहाँ से पैसा कमाऊंगा, सब कुछ ठीक होगा। घर के लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं कमाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं कमाना शुरू किया हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला कि बिजनेस केवल पूंजी से नहीं चलता है, बल्कि बिजनेस को चलाने के लिए अच्छा अनुभव भी होना जरूरी है। और धीरे धीरे दुकानदारी फेल होने लगा। उसी समय में किसी ने सलाह दे दिया कि शिक्षित बेरोजगारी वाला पैसा लेना है, लोन लेना है, और एक टाली खपरा उद्योग खोलना है। और उस प्रोसेस में लग गया। फिर मैंने एक टाली खपरा भट्ठा के ऊपर में सरकार से 35,000 रुपया लोन लिया और खपरा का भट्ठा खोल दिया। शायद आप खपरा जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, बड़ा वाला खपरा होता है गुप्ता सर। कवेलू बोलते, कवेलू। अच्छा अच्छा, जी जी जी। हमारे यहाँ बिहार वो टाली खपरा बोला जाता है। बिहार में खपरा बोलता है। हाँ हाँ, इस ओके। उद्योग मैंने लगाया, और कुछ दिन के बाद वो चूंकि 100% वो मिस्त्री के ऊपर में, मिस्त्री के काबिलियत के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है।
और चूंकि वो मिस्त्री अच्छा नहीं, ढंग का नहीं आया, और वो मेरा कपड़ा और खपरा दोनों हो गया नपरा, मतलब खराब हो गया। जो भी पूंजी मैंने लगाया था वो पूंजी डूब गया। और उसके बाद पिताजी बोले कोई बात नहीं है, घर पर आ जाते हैं और मिल करके खेती करते हैं। कुछ दिन खेती बाड़ी किया, लेकिन 1995 में हमारे एक रिश्तेदार को मिल गया आरजेडी का विधानसभा का टिकट, और वो आए और बोले कि यदि आप लोग इस तरह से बैठे रहेंगे तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। मुझे भी समझ में आया, मेरे पिताजी को भी समझ में आया कि इन्हें मदद करनी चाहिए, और हमने 2 पैजामा कुर्ता पहन सिलाया। आपको मालूम होगा कि बिहार में जो लोग राजनीति करते हैं वो धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता बड़े शौक से पहनते हैं, और मैंने भी वो पैजामा कुर्ता बनवाया और हम बन गए नेताजी, उनके साथ घूमने लगे। संजोग था कि चुनाव जीत गए 95 में, और ज्यादा समय मेरा उन्हीं के साथ गुजरने लगा। उसी दरमियान में मेरे जो ससुर जी थे वो सेल्टेक्स में बड़ा बाबू थे, और वो 96 में रिटायर करते हैं। और जब 96 में रिटायर करते हैं तो मेरे ससुर जी, मेरे साले लोगों के दिमाग में आया क्यों ना सिनेमा हॉल खोला जाए। 1995-96 से लेकर के 20 तक शायद आप लोगों के यहाँ भी ऐसा हुआ होगा। आप लोग तो बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग गांव देहात में रहते हैं। एक टेम्परोरी सिनेमा हॉल चलता था बांस बल्ला का, और वो देहात सब में खुलता था। वो खोले और उसमें थोड़ा सा हमने उनको मदद किया। मदद करने की वजह से कुछ दिन के बाद पता चला कि हम उस सिनेमा हॉल का मैनेजर हो गए। 1000 रुपया हमारे पत्नी को हमारे ससुर भेज देते थे, और हमारी पत्नी भी कहती थी आप वहीं पर रहिए। और सिनेमा हॉल का जो इधर उधर का पैसा आता था उससे भी बहुत अच्छा चाय पानी इधर उधर सब कुछ हो जाता था। मुझे भी अच्छा लगता था, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता था। मनोरंजन हॉल था ही, कोई दिक्कत नहीं था, गाड़ी चल रही थी। हमारे ससुर जी, साले जी एक सिनेमा हॉल से दूसरा सिनेमा हॉल खोल लिए, और दूसरा सिनेमा हॉल पर फुल्ली हम मैनेजर के रूप में रहने लगे, और हमारा जो सैलरी हुआ वो बढ़ के हो गया 1500। बड़े शान से चल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, और लग रहा था क्या शान की जिंदगी है, सिनेमा हॉल का मैनेजर है। लोग मैनेजर साहब भी कहते थे। जिस दिन प्रोजेक्टर का सर्विसिंग होता था उस दिन 12 बजे के बाद 2 घंटा एक्स्ट्रा लगता था, यानी 2 बजे हम लोग सोते थे, 2:30 बजे सोते थे, और सुबह जब उठते थे तो बस एक चाय की दुकान में जाते थे। और जब जिस चाय की दुकान में जाते थे तो जैसे ही हम जाते थे उस समय में हमारी आदत थी कि हमें देख करके वो 1 गिलास पानी, 1 कप चाय और 1 सिगरेट और 1 माचिस लेकर के आता था। ये हमारी आदत थी, और हम भी समझते थे कि हम मैनेजर साहब हैं, और यही सबसे बढ़िया जो है सो बड़े लोगों की पहचान है। और उस वक्त मेरे साथ जो भी जाता था उसको भी इतना चीज मिलता था। उस दिन हमारे साथ में प्रोजेक्टर के टेक्नीशियन थे, और उन्होंने एक बात हमको कहा कि चौधरी साहब, तो जैसे मुझे कोई चौधरी साहब कहते थे तो मेरा सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता था, क्योंकि वो चौधरी भी कहता था और साहब भी कहता था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब एक बात जानते हैं, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। हमने कहा कि 3 तरह के लोगों को तो मैंने नहीं सुना, 2 तरह का सुना हूँ। एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, एक पुरुष होता है, एक महिला होता है, एक पढ़ा लिखा होता है, एक अनपढ़ होता है। कहा कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपने नाम से जाने जाते हैं। आपने कभी सुना होगा ये डॉक्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये कलेक्टर साहब हैं, ये बीडीओ साहब हैं, ये दरोगा बाबू हैं। तो जो अपने नाम से जाने जाते हैं वो 1 नंबर के लोग होते हैं।
और दूसरा वो जो अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। हमने कहा ये तीसरा नंबर का कौन है? उन्होंने कहा कि समझ करके क्या कीजिएगा। उन्होंने कहा कि जो ना अपने नाम से जाना जाता है, जो ना अपने पिताजी के नाम से जाना जाता है, जो अपने पत्नी के पिताजी के नाम से जाना जाता है, वो 3 नंबर के लोग होते हैं। और हमें लगा कि शायद ये हम ही को कह रहे हैं। हमने कहा कि साहब आप तो मुझे कह रहे हैं। उन्होंने कहा आप ही को कह रहे हैं। सारा काम आप करते हैं और आप करने के बाद कोई आकर के पूछता है कि ये कौन है, तो कहा जाता है कि ये मालिक का दामाद है। न अपना नाम न पिताजी का नाम। हमने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि आपको भी सिनेमा हॉल खोल देना चाहिए। और मैं इस बात को लेकर मेरे घराड़ी, आप लोग शायद समझते होंगे, हमारे यहाँ घराड़ी कहा जाता है, यानी जिस जमीन पर हमारा घर होता है उसे हम लोग घराड़ी कहते हैं। तो घर के अलावा कुछ मेरा फालतू जमीन था, ज्यादा जमीन था, उसमें से मैंने आधा कट्ठा खेत बेचा और सिनेमा हॉल खोल दिया। एक बात के ऊपर में कि हमें 3 नंबर का आदमी नहीं रहना है। 98 ईस्वी में दुकान खोला, सिनेमा हॉल खोला, और 2000 ईस्वी में सिनेमा हॉल बंद हो गया क्योंकि सीडी का जमाना आ गया था। जब कोई नया सिस्टम आता है तो पुराना सिस्टम को खत्म कर देता है। और 2000 ईस्वी में बंद हो गया और फिर हम वापस घर पर आ गए और एक संकल्प, एक शपथ ले लिए, एक प्रतिज्ञा ले लिए कि जिंदगी में सब कुछ करूंगा, बिजनेस नहीं करूंगा। और बिजनेस से मेरा मोह भंग हो गया। मैं अपने पिताजी के जो कारोबार था खेती बाड़ी, मैं खेती बाड़ी करने लगा। 2000 ईस्वी में मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। 2001 में माताजी इस दुनिया से चल बसी। परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर में आ गई और मैंने सीधा सा शपथ ले लिया कि अब कोई बिजनेस नहीं करूंगा, बस यही खेती बाड़ी करूंगा। और जैसे मैंने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो खेत में हल चलाना शुरुआत किया, क्योंकि वो जमींदार का युग खत्म हो गया था। पहले 2 किलो धान दे करके एक आदमी हल चलाता था खेत में, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। और ऐसा हुआ कि मुझे खुद अपने खेत में हल चलाना शुरू किया, क्योंकि जिंदगी की हर बाजी मैं हार चुका था। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता था। बस यही फैसला हुआ कि खेती बाड़ी करूंगा, इसी से जो होगा इसी से गुजर करूंगा, अपने परिवार को चलाऊंगा। बच्चे बड़े होंगे, वो बाहर जाएंगे, कमाएंगे, जो विकास करना होगा वो होगा। लेकिन अचानक 2004 ईस्वी में अक्टूबर का महीना था, मेरा एक बचपन का साथी जो दिल्ली में रहता था, दिल्ली में ही शादी कर लिया। और जब उनके 2 बच्चे हुए फिर वो गांव आया और लोगों को बताया कि अब मैं गांव में ही रहूंगा। दिल्ली में सब कुछ किया और लोगों को कहा, बताया कि इतना हम लोगों ने कहा कि आप गांव में क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि जो मुझे कमाना था मैंने दिल्ली में कमाया, अब गांव में कुछ लोगों को सेवा करूंगा, स्कूल खोलूंगा, बच्चे को पढ़ाऊंगा, बस गांव में ही रहूंगा। और उसका काम भी शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद वो मेरे पास आता है और कहता है कि आपसे मुझे बात करनी है एक बिजनेस के विषय में। मैंने कहा कि मैं बिजनेस के विषय में नहीं बात करूंगा, क्योंकि बिजनेस का मेरे पास में बहुत अनुभव है। मैंने बहुत सारा बिजनेस करके देख लिया है। बस बिजनेस का मेरे पास में बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा। आज तक मैंने जो भी बिजनेस किया, उस बिजनेस में जो भी पैसा लगाया, लौट करके वापस घर नहीं आया। अब मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसमें आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है। हमने कहा कि आज मेरे पास में समय नहीं है कि मैं आपको समय दूं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें समय नहीं लगाना है।
हमें आश्चर्य लगा और मैंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा बिजनेस दुनिया का हो सकता है जिसमें पूंजी नहीं लगाना होता है और जिसमें समय नहीं लगाना होता है? और अगर पूंजी नहीं लगेगा और समय नहीं लगेगा तो आखिर उसके अंदर में आमद क्या होगा, उसमें पैसा क्या आएगा? उन्होंने कहा कि यही तो बात है, इसमें आपको पूंजी नहीं लगाना है, समय नहीं लगाना है और इसमें पैसा आएगा, और वो भी पैसा आएगा जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आएगा। हमने कहा कि साहब आप कहीं से पागल तो नजर नहीं आ रहे हो, कहीं से बुर्बक नजर नहीं आ रहे हो, मूर्ख नजर नहीं आ रहे हो। शायद तुम मुझे गांव का आदमी समझ करके तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। और मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि आपकी बात वो सही है तो एक बात बताइए, इस हमें करना क्या होगा? आप मेरे पास क्यों आए हैं? हमें क्या करना होगा? और उस व्यक्ति ने बड़े ही मुस्कुराते हुए अंदाज में, अलग अंदाज में कहा कि साहब इसमें आपको करना कुछ नहीं है। तब मुझे लगा कि ये बात मजाक की करने के लिए आया है, ये बात मजाक की हो रही है कि पूंजी नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, पैसा आएगा, जितना चाहेंगे उतना आएगा, और करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है। फिर उन्होंने हमको कहा कि साहब यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस में करना नहीं है, इस बिजनेस को समझना है। इस बिजनेस को जो व्यक्ति समझ लेता है, जिस तरह से अभी हम बात करते हैं, अभी सर के हाथ में आप मोबाइल देखते हैं, बीएम गुप्ता सर जी मोबाइल उनके हाथ में है, ये एक सिस्टम है। ये चलाना बड़ा आसान है, ये उंगली के इशारे पर चलता है, लेकिन समझना उतना ही कठिन होता है। अगर आप नहीं इसको समझ पाते हैं तो इसको आप चला नहीं सकते हैं। बस एक बात हमको बताया गया कि इस बिजनेस के अंदर में समझना है। और ये जो सुबह सुबह का प्रोग्राम होता है, पूरे दिन में प्रोग्राम होता है, बस एक चीज है इसके पीछे में, एक उद्देश्य है कि आप इस बिजनेस को समझ जाएं। और इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। और उसके बाद मुझे लगा कि इस वाकई में इस बिजनेस को समझना क्या है, और मेरे अंदर में भी ये बात चला कि चलो एक बार इस बिजनेस को समझते हैं। निश्चित रूप से इस बिजनेस को समझने में बड़ा देरी लगा। 1.5 साल मेरा इस बिजनेस में समझने में ही चला गया। और जब 1.5 साल के बाद गुरुदेव आदरणीय बीसी सर का कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में हम जाने वाले नहीं थे, उस कार्यक्रम में हम जाने वाले नहीं थे, और मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। क्योंकि उस जमाने में 2005 ईस्वी में मेरे लिए 500 रुपया बड़ा मायने रखता था। मैं किसान आदमी, ठीक से मैं खेती करके अपने खेत में खाद बीज का प्रबंधन नहीं कर सकता था। मेरे लिए 500 रुपया बड़ा जरूरी था। एक उनके साथ में शर्त लगी, और ये लगी कि आप उस मीटिंग में चलिए, अगर आप चलेंगे, अगर आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाएंगे तो आपके ऊपर में 500 रुपया हमारा खर्च होगा, और यदि आप इस बिजनेस में समझ जाएंगे तो आप 500 रुपया आपका लगेगा। मेरे मन में एक लालच हुआ कि गांव में रहते हैं, चलते हैं पटना, घूम भी लेंगे, पटना देख भी लेंगे, और लास्ट में इसको बताएंगे कि हमने बिजनेस को नहीं समझा। और इसी लालच में हम पटना चले गए। और पटना जाने के बाद जब एक बार बीसी आदरणीय गुरुदेव बीसी सर के कार्यक्रम में बैठने का मौका मिला, हॉल से निकलते ही मैंने उस अपलाइन को कहा कि इस बिजनेस को हम समझ गए, ये 500 रुपया जो है मैं आपको दे दूंगा। 3 घंटा, 3.5 घंटा का कार्यक्रम चला। मुझे 2 बात का पता चला, सिर्फ 2 बात मैं उस बिजनेस में समझा। उस बिजनेस में पहली बात मैं ये समझा कि वाकई में इस बिजनेस में पैसा आता है, और दूसरी बात मैं ये समझा कि इस बिजनेस से मैं भी कमा सकता हूँ, मेरे घर में भी पैसा आ सकता है। और ये बात दो बात समझ करके मैं इस बिजनेस में आया। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास में एक साइकिल होता था, और एक ऐसा साइकिल जिसके अगला चक्का में मोटर गार्ड नहीं होता था।
मेरे पास में पैसे की इतनी दिक्कत थी। और उस समय में पटना जब गए तो एक बार आदरणीय कमलेश सर से भी मुलाकात हुई और एक शब्द में उन्होंने बताया कि चौधरी जी, ये जो बिजनेस है, जहां सपने साकार होते हैं, जिसके पास साइकिल नहीं उसके पास में कार होते हैं, जिससे कोई घर में भी बात करने वाला नहीं, उसका भी पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार होते हैं। उस वक्त ये सब बातें जो है वो सपना की तरह लग रहा था, लेकिन आज हकीकत ये है कि जब मैं 2005 ईस्वी में रॉयल्टी अचीवर, 6 ईस्वी में रॉयल्टी अचीवर बना, पहली मोटरसाइकिल प्लेटिना लिया, दूसरी मोटरसाइकिल टीवीएस लिया जो अपना स्पोर्ट टीवीएस जो कंपनी में आता है, तीसरा मोटरसाइकिल उसी दरमियान में मैंने पैशन प्रो लिया, और उसी दरमियान में ये 3 मोटरसाइकिल लेने के बाद मैंने एक कार खरीदी जिसका नाम है अल्टो। अल्टो कार मैंने खरीदी। फिर उसके बाद एक और मोटरसाइकिल घर में आ गया, और आज एक नई गाड़ी, आज से 1 महीना पहले मैंने टाटा टिगोर लिया है। साइकिल से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। अगर मैं इनकम की बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर आज तक मेरे घर में आरसीएम से आए हैं। अगर मैं इस महीने की बात करूं तो 1,43,000 रुपया इस महीने में कंपनी ने मेरे खाता में ट्रांसफर किया। ये चीज आता है, ये इस बिजनेस का आज सबसे बड़ी बात है। इन सब चीजों से ऊपर है कि आज आपके दिल में मेरे लिए जगह है। आज आपने मुझे मौका दिया कि आप अपनी बात बताइए। जितेंद्र शर्मा जी सर बताते हैं कि आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आपको जो फायदा हुआ आप लोगों को बताइए, हो सकता है आपकी बातों से लोग प्रेरित हों। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जिंदगी के अंदर में ये सबसे खूबसूरत मौका मिलता है कि कोई आकर के बता, आपसे कहा जाता है, आपसे कहता है कि आइए सर एक बार अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए। आज परमात्मा ने मुझे उस लायक बताया कि मुझे अपने बारे में लोगों को बताने का मौका मिलता है। तो दोस्त, इस बिजनेस के अंदर में 2004 ईस्वी में, 5 ईस्वी में जब काम करना शुरू किया, उस समय में बस एक चीज था, एक चीज मुझे बताया गया कि देखो जिंदगी के अंदर में फैसले लेने होते हैं। आप मीटिंग में आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप फैसला लेंगे, आम लोग और अमीर लोगों में, आम लोग और खास लोगों में मैंने एक अंतर देखा कि सब कुछ हमारे सामने में घटना घटित होता है, लेकिन कुछ लोग फैसला लेते हैं, आम लोग फैसला नहीं ले पाते। आपके पास लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि देखिए ये दुकान बदलने से जिंदगी बदलती है। आप सुनते हैं, मजा लेते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ फैसला नहीं लेते हैं, कुछ निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी के अंदर में आप सफल बनना चाहते हैं, जिंदगी के अंदर में आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो बस एक चीज लेना है, वो फैसला लेना है। हमें बताया गया कि बस एक फैसला लेना है कि आज के बाद जो भी सामान आप इस्तेमाल करेंगे, आरसीएम का इस्तेमाल करेंगे, बाजार को छोड़ना है, आरसीएम को लेना है। और उस समय में मैं 25-25, 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर से सामान लाता था। एक मेरा फैसला हो गया कि अब मेरे घर में जो भी सामान आएगा वो आरसीएम का ही आएगा, चाहे वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर क्यों न जाना पड़े। ये मैंने फैसला लिया। ये फैसला आप भी ले सकते हैं। ये फैसला हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ले सकता है। आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आरसीएम का दुकान खुला हुआ है, आरसीएम का पिकअप सेंटर खुला हुआ है, आरसीएम का अपनी दुकान खुला हुआ है। हम अगर एक फैसला लेते हैं कि हम जो भी सामान इस्तेमाल करेंगे, आरसीएम का सामान इस्तेमाल करेंगे। हम पहले कुर्ता पैजामा पहना करते थे, जैसे तैसे जिंदगी को गुजारा करते थे, बस उसी में हमें आनंद आता था। लेकिन हमें बताया गया कि नहीं, आपको एक फैसला लेना होगा कि अपने कपड़े को बदलना है, आपको इस ड्रेस में आना है। और ये एक फैसला है, हमारा मर्जी है, ये हमारा फैसला है। लेकिन दोस्त, अगर इस चीज को आप डाल करके देखिए, आप इसको डाल करके निकल करके देखिए। शुरुआत दिन में जब लोग मना करते थे, मैं किसी को प्लान नहीं बताता था। अपने घर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर और 10 किलोमीटर दूर दक्षिण, दोनों जगह बाजार है। एक झंझारपुर बाजार है, एक कंदराठाड़ी बाजार है। और मैं पैंट शर्ट और टाई लगा करके बस केवल उस बाजार जाता था और एक बाजार का एक चक्कर लगा करके घर आ जाता था।
और जैसे ये मैंने 2-3 महीना किया तो मेरे बारे में लोगों ने चर्चा करना स्टार्ट किया कि ये बड़ा टाई लगा के घूमता है, और धीरे धीरे मेरे बारे में लोगों को जानने का मन किया और उससे हमारी बातचीत शुरुआत हुई और आज हम यहाँ पर हैं। तो जिंदगी के अंदर में यदि आप फैसला लेना स्टार्ट करते हैं, फैसला आपको लेना होगा कि आपको 100% प्रोडक्ट यहाँ से इस्तेमाल करनी है। आपको फैसला लेना होगा कि आज ये जो ड्रेसअप है, आज क्या कारण है कि आज रवि शाही जी आज पूरे हिंदुस्तान के चहेते बन चुके हैं। आज जितेंद्र सर पूरे मतलब इतने बड़े लीडर हो गए। अगर आप देखेंगे तो ये एक चीज इनके अंदर में आएगा, नजर मुझे आया कि इन्होंने फैसला लिया। तो जिंदगी में अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, वाकई में अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। आप फैसला लीजिए। ये जो मीटिंग में हम आते हैं, ये हमारा निर्णय होता है कि हम इस मीटिंग में आए या ना आए। ये हमारा निर्णय होता है कि हम 4 बजे सो करके उठे या हम 5 बजे सो करके उठे। ये हमारा निर्णय होता है, हमारा डिसीजन होता है। हम तो ये कहते हैं कि पूरे दिन भर न जाने हम सैकड़ों डिसीजन लेते हैं। आज हमारे घर में सब्जी कौन सा बनेगा, ये हमारा डिसीजन होता है। बस उस डिसीजन से हमारे जिंदगी में कोई फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है, इस परिवार में आकर के डिसीजन लिया जाता है, इस संगत में आकर के डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन, ये निर्णय आपको महान बना सकता है, आपको रोल मॉडल बना सकता है। आप लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले बन सकते हैं, आप राजा बन सकते हैं, महाराजा बन सकते हैं। बस डिसीजन लेने की जरूरत है। बस एक भरोसा के साथ मैं इस बिजनेस में टिका रहा, अपने निर्णय के ऊपर मैं टिका रहा, तो आज मैं आपके बीच में हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी में यदि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं तो हमें दोस्तों निर्णय लेना पड़ेगा। एक चीज मुझे और समझ में आया, बस अपने आप को इन संगत में डाल दीजिए। इस संगत में यदि हम आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम इन कामयाब लोगों के अंदर संगत में आते हैं तो बहुत कुछ हमारे अंदर में वो गुण आ जाता है जो कामयाब लोगों के अंदर में गुण है। तो रवि शाही जी भी आ गए हैं, तो मैं यदि शायद ज्यादा टाइम ले लिया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा जोश में आ जाता हूँ आरसीएम के बिजनेस में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप जो मुझे इतना प्यार दिए हैं, सम्मान दिए, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जी सर, नमस्कार। जय